मैंने सुना है कि आपको खौफनाक कहानियां पसंद हैं और मेरा शौक है खौफनाक कहानियां सुनाना। लेकिन जब भी आप खौफनाक कहानियां सुना करते हैं तो उनसे डर लगा करता है। और अगर आपको खौफनाक कहानियां सुनने से डर नहीं लगता तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो आपको खौफ में मुब्तला कर देगी। मेरा नाम अली है। मेरा ताल्लुक एक बहुत ही जानी मानी और मुस्तहकम बिजनेस फैमिली से है। मेरे फादर के मुख्तलिफ शहरों में बिजनेस मौजूद हैं और उसी हवाले से अक्सर हम लोगों को दूसरे शहरों में ट्रैवल करना पड़ता है। कभी कभी ये जो ट्रैवल होता है ये कुछ दिन के लिए होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें महीने 2 महीने तक दूसरे शहरों में गुजारने पड़ते हैं। लेकिन ये जो ट्रैवलिंग है ये तकरीबन हर 10 या 15 दिन के बाद हुआ करती थी। और ये जो वाकया है जिस दौर में पेश आया था उस दौर में ना तो मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे और ना ही इंटरनेट का कोई इंतज़ाम मौजूद था। इसी तरह एक बिज़नेस के सिलसिले में मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना था और ये जो दूसरा शहर था ये तकरीबन 700 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था। हमारे पास क्योंकि अपनी गाड़ी मौजूद थी तो मेरा यही इरादा था कि मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करके जाऊंगा और अपनी गाड़ी में ही वापस आऊंगा। जिस रोड पे सफ़र करके मुझे जाना था उस रोड के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर थीं। कुछ लोग कहा करते थे कि ये जो सड़क है ये खूनी सड़क है, जबकि कुछ लोग कहा करते थे कि इस सड़क पे बहुत ज़्यादा हादसात पेश आते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि रात के औकात में इस सड़क पे जिन्नात नज़र आया करते हैं। गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें। सब ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ इस सड़क के बारे में मशहूर की हुई थीं। ज़्यादातर लोग कोशिश किया करते थे कि इस सड़क को अवॉइड कर सकें ताकि उनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए। ये जो सड़क थी ये ऐन जंगल के दरमियान से गुजरा करती थी और इस सड़क के करीब व जवार में ना कोई आबादी मौजूद थी और ना ही आमतौर पे इंसान नज़र आया करते थे। खैर, जब मैं इस सड़क पे निकला तो मैंने जो भी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थीं वो सारी की सारी रख ली थीं। इसके साथ साथ एक टॉर्च लाइट मैंने अपने साथ रखी थी। आमतौर पे मैं जब भी सफ़र किया करता था तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त हुआ करता था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे मेरा जो दोस्त था वो अवेलेबल नहीं था। लिहाजा मैंने अल्लाह का नाम लिया और इस सड़क पे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। मेरी आदत थी कि आमतौर पे मैं गाड़ी को बहुत तेज़ चलाया करता था, तो वैसे ही मैं तेज़ी से गाड़ी चला रहा था और मेरी कोशिश थी कि ये जो 7 या 8 घंटे का सफ़र है ये 6 साढ़े 6 घंटे में मुकम्मल हो सके, क्योंकि अगर मैं पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो कुछ और काम थे जो मुझे वहाँ जाके निपटाने थे। मैं मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था और गाड़ी चलाते चलाते मुझे तकरीबन 3-3.25 घंटे हो चुके थे। इसी दौरानिए में आहिस्ता आहिस्ता करके अंधेरा होने लगा और जैसे ही अंधेरा होने लगा मैंने अपना जो फोकस था मुसलसल स्टीयरिंग पे ये सामने की तरफ रखा हुआ था। एकदम से चलते चलते मुझे महसूस हुआ कि जो मेरी गाड़ी है उसके सामने से कोई गुजरा है। हालांकि मैं गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था, किसी भी तरह किसी इंसान का इतनी जल्दी गुजरना मुमकिन नहीं था। खैर, कुछ देर तक आगे पीछे का जायजा लिया और अपने आप को समझाने की कोशिश की कि मेरे सामने से कोई नहीं गुजरा। मुझे शायद वहम हुआ था। तकरीबन 15 से
20 मिनट तक गाड़ी मज़ीद चली और उसके बाद एकदम से गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दिए। मेरी ये जो गाड़ी थी ये मुकम्मल तौर पे नई थी, इसके साथ साथ इसमें फ्यूल मौजूद था। किसी भी तरह गाड़ी के ख़राब होने का या रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन ऐसा ही हुआ। कुछ देर तक झटके लेने के बाद बिलाखिर मेरी जो गाड़ी थी एक सुनसान वीरान जगह पे जाके रुक गई। अब जब गाड़ी रुकी तो मैं गाड़ी से उतरा और गाड़ी से उतरने के बाद बारी बारी एक एक पॉइंट को और एक एक चीज़ को चेक किया। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गाड़ी के साथ क्या मसला हुआ है। काफ़ी देर तक मैं उस वीराने में, उस जंगल में खड़ा रहा और मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद कहीं से कोई उम्मीद नज़र आए और कोई गाड़ी वाला गलती से इस तरफ आ जाए। इसी तरह 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा और बिलाखिर 1 घंटा गुजर गया। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मेरी जो उम्मीदें थी वो कम से कम होती चली जा रही थी और अब मुझे लगने लगा था शायद मेरी ये जो रात है वो इस जंगल में और इस वीराने में जानवरों के साथ बसर होगी। अभी मैं चारों तरफ का जायज़ा ही ले रहा था कि मैंने देखा कि सीधे हाथ की तरफ से एक अजीब सी रोशनी है जो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे वो जो रोशनी थी मेरे करीब आ रही थी वैसे वैसे मुझे यकीन होता चला जा रहा था कि शायद कोई इंसान आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ रहा है और उसके हाथ में कोई शमा या कोई मोमबत्ती मौजूद है। और जैसे जैसे वो वजूद मेरे करीब आ रहा था वैसे वैसे मुझे पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी उम्मीदें बढ़ती चली जा रही थी। जब ये वजूद मुकम्मल तौर पे मेरे करीब पहुंचा तो मुझे यकीन हो चला कि खुदा की रहमत आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे बहुत ही करीब आ चुकी है। जैसे ही वो लड़की मेरे बहुत करीब पहुंची तो उसने पूछा कि बाबूजी खैरियत तो है? आप इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहा करता। जब मैंने उसकी मीठी ज़बान से ये बातें सुनी तो मैंने उसको बताया कि मैं इत्तफाक से यहाँ पे फंस चुका हूँ। मेरी गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है और मैं मुंतज़िर हूँ कि शायद कोई यहाँ पे आए और मेरी मदद कर सके। ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बाबूजी मुझे तो नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आपकी मदद के लिए आने वाला है। अगर आप मेरी बात माने तो यहाँ करीब ही हमारी बस्ती है। आप मेरे साथ वहाँ पे चलें, रात वहाँ पे गुजार लें और जब सुबह हो तो यहाँ पे वापस आ जाइएगा। मैं बड़ा हैरान था कि इस अंधेरे में, इस जंगल में भला ये लड़की कहाँ से आ गई है। मेरे पास मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि ये सही कह रही है, मैं इसके साथ साथ इसकी बस्ती में चला जाता हूँ, रात वहीं पे गुजार लूँगा और जब सुबह होगी तो यहाँ पे आके खड़ा हो जाऊँगा। हो सकता है मुझे यहाँ पे सुबह कोई मदद मिल जाए। उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। सबसे अहम बात कि अब तक मैंने उसके चेहरे को मुकम्मल तौर पे नहीं देखा था। उसने अपने चेहरे के आगे एक घूंघट डाला हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से उसके आधे चेहरे को देख पाया था। चांद की मध्यम रोशनी थी, हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी। उसके बाद ये जिस अंदाज में आगे आगे चल रही थी ऐसा लग रहा था कि शायद कोई हिरनी चल रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे हवा की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। इसी दौरानिए में चलते चलते एकदम से
उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने कहा कि मेरा नाम अली है, और फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने शर्माते हुए कहा, रफाका। ये बड़ा अजीब नाम था और मैंने जिंदगी में पहली दफा इस तरह का नाम सुना था। इसी दौरानिये में हवा ने मेरा साथ दिया और एकदम से उसका जो घूंघट था उसके मुंह से उड़ा और पीछे हट गया। जब मैंने उसके चेहरे पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि दुनिया जहां का हुस्न उस चेहरे में समाया हुआ था, और उसको देख के लग रहा था कि शायद चांद खुद नीचे आ चुका है, और उसके ऊपर उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो उसके हुस्न में मज़ीद इजाफा कर रही थी। जैसे जैसे मैं उसके पीछे चल रहा था वैसे वैसे एक अजीब सी खुशबू थी जो मुसलसल मुझे महसूस हो रही थी, और ये जो खुशबू थी मुसलसल मुझे उसके शहर में मुब्तला कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुकम्मल तौर पे मेरा जहन माऊफ हो चुका है, और शायद बल्कि यकीनन मैं भी उसके हुस्न का शिकार हो चुका हूँ। इसके साथ साथ उसकी जो जुल्फ़ें थीं वो बहुत ही लंबी, बहुत ही घनी जुल्फ़ें थीं, और मुझे मुकम्मल तौर पे उसका दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थीं। जैसे जैसे मैं उसके पीछे चल रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि मेरा अपने ऊपर से इख्तियार ख़त्म होता चला जा रहा है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैं मुसलसल उसके पीछे चलता रहा। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ मुड़ रही है, और मुझे कहाँ पे लेके जा रही है, लेकिन मैं चाहता था कि ये जो सफ़र है, जो कि मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे यादगार और हसीन तरीन सफ़र था, कभी ख़त्म ना हो। मैं हमेशा उसके पीछे उसके शहर में इसी तरह घूमता रहूं। और सच्ची बात यह है कि बात सिर्फ शख्सियत की नहीं थी, उसकी जो गुफ्तगू थी वो भी सहर अंगेज थी। खैर, इसी तरह काफ़ी देर तक उसके पीछे चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सामने की तरफ एक आबादी नज़र आना शुरू हुई है, और जैसे जैसे हम लोग मज़ीद करीब पहुँचे तो मैंने देखा कि एक छोटी सी बस्ती है, और उस बस्ती के अंदर जितने भी मकानात हैं वो सारे के सारे कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं, और बड़ी पुरस्कार सी खामोश सी बस्ती है। कहने को तो ये बस्ती है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका हूँ। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके एक घर के सामने उसने मुझे इशारा किया कि आप अंदर जाएं, अंदर जाके बैठें, मैं आती हूँ। मैं जैसे ही अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखा कि सामने एक चारपाई पड़ी हुई है, और एक अजीब सा अंधेरा है जो उस घर के अंदर मौजूद है। मैं अंदर जाके बैठा और मैं वेट कर रहा था कि शायद अब ये किसी मर्द को या किसी और को अपने साथ लेके आएगी। लेकिन कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो वो अकेली थी, और उसने मुझसे पूछा कि क्या आप खाना खाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने फ़ौरन से हामी भर ली, लेकिन कुछ सवालात थे जो मुसलसल मुझे तंग कर रहे थे, और मैं सोच रहा था कि एक हसीन खूबसूरत लड़की मुझे अपने साथ अपनी बस्ती में लेके आ चुकी है, और मेरे यहाँ पे आने की वजह से उसके लिए कोई मुश्किल ना हो। अभी मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि एकदम से वो अंदर एंटर हुई। उसके हाथ में एक थाल मौजूद था। उस थाल के अंदर कुछ चावल थे और कुछ गोश्त के टुकड़े मौजूद थे। अब क्योंकि मुझे शदीद भूख लग रही थी तो मैंने फ़ौरन से खाना खाना शुरू किया। जैसे जैसे मैं खाना खा रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि इससे अच्छा और इससे बेहतर खाना मैंने आज तक नहीं खाया था। इस खाने के अंदर कुछ ऐसी लज्जत मौजूद थी कि दिल चाह रहा था कि और मांगूं और मज़ीद खाऊं। बहरहाल जब मैं खाना खा चुका तो इसी दौरानिये में
वो लड़की अंदर एंटर हुई और अंदर एंटर होने के बाद उसने मुझे कहा कि आप ये सामने पलंग लगा हुआ है, यहाँ पे जाके रेस्ट कर लें। जब सुबह आपकी आँख खुलेगी तो आप अपनी गाड़ी को सही करवा लीजिएगा और वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाइएगा। उसका मशवरा बड़ा माकूल था। मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। मैं पलंग के ऊपर लेटा और आंखें बंद कर ली। जैसे ही मैंने आंखें बंद की वैसे ही मुझे नींद आ गई। और जब अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि मैं अपनी गाड़ी के साथ टेक लगा के लेटा हुआ हूं। मैंने अपने आगे पीछे का करीब जवार का जायजा लिया और मैं सोचने लगा कि रात को जब मैं सोया था तो मैं पलंग पे सोया था। भला मैं गाड़ी के पास इस हालत में कैसे आ सकता हूँ। खैर मैं उठा और उठने के बाद मैं सबसे पहले गाड़ी के अंदर जाके बैठा। गाड़ी के अंदर जाके बैठने के बाद मैंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। और अब जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो पहली ही दफ़ा में गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैं बड़ा हैरान था और मैं सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ रात में क्या हुआ था। जब मैंने अपने जहन पे जोर देना शुरू किया तो मुझे रिकॉल हुआ कि रात में वो लड़की मेरे पास आई थी और मुझे अपने साथ अपनी बस्ती में लेके गई थी। भला मैं सुबह यहाँ कैसे आया? ये सारे सवालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे और मैं अपने आप को समझाने के बावजूद भी कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो हकीकत है या अफसाना है। आखिर वो कौन लड़की थी जो रात में मुझे मिली थी और उसने मेरी मदद की थी? खैर जैसे तैसे मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा। वहां पे जो भी काम था वो काम किए और जब मैंने ये सारे काम मुकम्मल कर लिए तो उसके बाद बिलाखिर मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। पूरे रास्ते मुसलसल वही लड़की, उसकी खुशबू, उसकी आंखें, उसका चेहरा मुसलसल मेरे जहन में चल रहा था। खैर जब मैं घर पहुंचा, घर आने के बाद फ्रेश हुआ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मुलाकात की। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन जब रात हुई तो रात में मुसलसल मुझे उस लड़की की या उसके वजूद की खुशबू आती रही। मैं बहुत परेशान था कि आखिर क्या सिलसिला है और क्या वजह है कि वो लड़की, उसका चेहरा, उसकी खुशबू मुझे मुसलसल महसूस हो रही है। खैर जैसे तैसे करके ये रात गुजर गई और जब अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली तो जो मेरी कैफियत थी वो वैसे ही थी। मुसलसल मुझे उस लड़की की बातें, उसका चेहरा, उसकी आंखें याद आ रही थी और इसके साथ साथ जो उसके वजूद की खुशबू थी मुसलसल मेरी सांसों में महक रही थी। इसी तरह एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मेरे शब रोज़ गुजरने लगे और हर आने वाले लम्हे के साथ मेरी जो बेचैनी थी या मेरे अंदर जो इस्तराब था वो बढ़ता चला जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी जहनी कैफियत का क्या हाल है, लेकिन जो आम लोग हैं जब वो मेरी इस हालत के बारे में जानेंगे या उनको पता चलेगा तो कोई भी मुझे नॉर्मल नहीं समझेगा। इसी तरह करते करते 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे और फिर 20 दिन गुजर गए। मेरी जो कैफियत थी वो मुकम्मल तौर पे वैसे ही थी और दिन ब दिन मेरी परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। अब मैं सोचने लगा था कि शायद मेरे साथ कोई जहनी मसला हो चुका है। इसी तरह जब 29 दिन गुजर गए तो ठीक 30वें दिन इत्तेफाक से मैं छत पे मौजूद था। चांद की 14वीं तारीख थी और छत के ऊपर चांदनी मुकम्मल तौर पे फैली हुई थी। एकदम से न जाने क्या हुआ, देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि वो जो लड़की है वो मेरे बहुत ही करीब मौजूद है। उसके जिस्म की जो खुशबू थी वो मुसलसल
बढ़ती चली जा रही थी और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे महसूस होने लगा कि शायद मेरे बिल्कुल ही करीब में वो मौजूद है। अब जब मैंने अपनी इस कैफियत पे नज़र डाली तो मैंने अपना मुंह नीचे की तरफ किया और मैंने एकदम से रोना शुरू कर दिया। आज मैं बहुत तकलीफ़ में था और मुझे लग रहा था कि शायद मैं पागल हो चुका हूँ। मैं मुंह नीचे किए मुसलसल रो रहा था और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि मालिक मेरी मदद कर दे कि एकदम से मेरे कानों में उस नाज़नीन की, उस हसीन की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि उसने मेरा नाम पुकारा हो। जैसे ही मुझे लगा कि उसकी आवाज़ आई है, वैसे ही मैंने अपना सर ऊपर किया तो मैंने देखा कि छत के कोने पे एक तरफ वही लड़की, वही हसीना मैं जिसके सहर में मुकम्मल तौर पे मुब्तला हो चुका था, खड़ी हुई है और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि मुझे देख के मुस्कुरा रही है। जब मैंने उस लड़की को अपने सामने छत पे देखा तो मुझे अगेन लगा कि शायद ये मेरा वहम है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैं चाहता था कि इससे पहले मैं उसकी तरफ जाऊँ, उससे बातें करूँ, मुझे यकीन दहानी हो जाए कि वाकई में ये लड़की मेरे सामने मौजूद है। मैंने अपने हाथ पे ज़ोर से एक चुटकी भरी और जैसे ही मैंने चुटकी भरी तो मुझे तकलीफ़ का एहसास हुआ। अब जब मुझे तकलीफ़ का एहसास हुआ तो मुझे यकीन हो चला कि आज वाकई में मेरे सामने वही साहिरा मौजूद है जिसके शहर में मैं पिछले 1 महीने से गिरफ्तार हो चुका हूँ। खैर, मैं फिर उसकी तरफ बढ़ा और उसकी तरफ बढ़ते ही मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो? तुमने आखिर क्यों मुझे अपने शहर में मुब्तला कर दिया है? तुम मुझसे चाहती क्या हो? और उस दिन जो तुमने मेरे साथ किया था तो वो क्यों किया था? मेरे जितने भी सवाल थे वो सारे के सारे उसने इत्मीनान से सुने और एक एक करके अपने बारे में बहुत सारी बातें बताना शुरू की। इस पूरी रात हम दोनों के दरमियान बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे वादे हुए और हम दोनों ने एक दूसरे को यकीन दिलाया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पता ही नहीं चला कि उससे बातें करते करते कब फजर की अजान का वक्त आ गया और अभी अजान होने में 10 या 15 मिनट बाकी थे। उसने मुझसे इजाज़त तलब की और मुझे कहा कि अब से ठीक 30 दिन के बाद जब चाँद की रोशनी अपने उरूज पे होगी तो मैं तुमसे मिलने के लिए इसी छत पे, इसी जगह दोबारा आऊँगी। और इसी तरह देखते ही देखते वो गायब हो गई। इसी दौरानिए में जब फजर की अजान शुरू हुई, मैं नीचे आया, मैंने वज़ू किया और फजर की नमाज अदा की। आज नमाज पढ़ने के बाद जब मैं लेटा तो मुझे बहुत ही सुकून से नींद आ गई। आज मुझे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत ही रिलैक्स हो चुका हूँ और मेरे जितने भी शिकवे थे, जितनी भी शिकायतें थीं, सारी की सारी दूर हो चुकी हैं। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन और फिर पूरे 30 दिन गुजर गए और उसके बाद बिला आखिर वो रात आ गई जिस रात को दुनिया चांद रात कहा करती है। आज मैं मामूल से ज़्यादा तैयार हुआ था। मैंने हल्की हल्की खुशबू लगाई हुई थी और मेरी माँ के मुताबिक मैं बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं मुंतज़िर था कि कब वो लम्हात आए कि वो हसीना, वो साहिरा जिसके इश्क में मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ, कि वो मेरे सामने आ जाए। और बिला आखिर अल्लाह अल्लाह करके जब मैं छत पे पहुँचा तो एकदम से दोबारा से उसके वजूद की या उसकी मौजूदगी की खुशबू आना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो खुशबू थी ये बढ़ती चली जा रही थी और अब मुझे यकीन हो चला था कि किसी भी लम्हे
किसी भी वक्त एकदम से वो मेरे सामने आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि आज फिर वो दोबारा से मेरे सामने मौजूद थी। और आज जबकि वो मेरे सामने मौजूद थी तो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि बला का हुस्न उसके अंदर समाया हुआ है। आज फिर वैसे ही रात गुजरी, हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे वादे किए और एक दूसरे को यकीन दिलाया कि हम जब तक जिएंगे एक दूसरे के रहेंगे। इसी तरह दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील होने लगे। तकरीबन 3 साल तक हमारा ये सिलसिला चलता रहा और हम दोनों को पता ही नहीं चला कि कैसे 3 साल गुजर गए। एक ऐसा इश्क था जिससे सिर्फ मैं बाखबर था, या फिर वो बाखबर थी जिससे मैं इश्क किया करता था। हम दोनों के अलावा इस जहां में, इस पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि हम एक दूसरे से इस तरह मिला करते हैं, एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे जो मेरी मदर थी वो मुझे फोर्स कर रही थी कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम शादी कर लो। मैं मुख्तलिफ बहाने बनाता, टालने की कोशिश करता और उनको कहता कि अभी वक्त नहीं आया है। वो हमेशा इसरार करती, नाराज़ हो जाती, बल्कि अभी आखिरी दफ़ा तो वो रोने लगी थी। वो कहने लगी कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ या अपनी बहू को लाना चाहती हूँ तो उसमें बुरा क्या है। खैर, जब वो रोने लगी तो बिला आखिर मैंने उनको कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ मुझे नहीं पता कि आप मेरी उससे शादी होने देंगी या नहीं होने देंगी। ये सुन के वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बेटा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो हमें बताओ, हम उसके घर जाएंगे, उसके पेरेंट्स को राज़ी करेंगे। पहले मैं टालने लगा और मैं नहीं चाहता था कि उनको बताऊं कि मैं आखिर किससे शादी करना चाहता हूं। बहरहाल उन्होंने जब दोबारा से इसरार किया तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह एक लड़की से प्यार करता हूं और उससे मेरी मुलाकात चांद की हर 14वीं तारीख को हुआ करती है। यह सुनने के बाद वो दोबारा से मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम अब भी बच्चे ही हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको तुम प्यार करते हो या जिसको तुम पसंद करते हो वो ऐसी लड़की है जो हर किसी को नजर नहीं आती और उससे तुम्हारी मुलाकात चांद की हर 14वीं तारीख को छत पे हुआ करती है। मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो यकीन कर लें और अगर आप ना चाहें तो आपकी मर्जी है। अगर मैं कभी किसी से शादी करूंगा तो मैं उसी से ही करूंगा जिसको मैं पसंद किया करता हूं। अब मेरी ये जो बातें थी उनके लिए खाम ख्याली थी या मजाक थी। मेरी बातों को टाल के मेरी वालदा ने बिला आखिर ख़ानदान के अंदर एक लड़की मुंतखब की और मुझे फोर्स करने लगी कि इस लड़की से मंगनी कर लो। मैं इनको समझाता था कि मैं किसी भी कीमत पे किसी और लड़की से न शादी कर सकता हूँ, न उसके बारे में सोच सकता हूँ। और अब तो शायद अगर मैं खुद भी ऐसा करना चाहूँ तो रफ़ाका मुझे कभी भी इस तरह से नहीं करने देगी। मैंने उनको मुताद्दिद बार समझाया कि अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बजाय इसके वो समझती, वो हर बार मुझे मजबूर करती या मुझे कहती कि तुम्हें मेरी कसम है, मेरी बात मान लो, और अगर तुमने इस बार मेरी बात नहीं मानी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इस तरह उन्होंने मुझे मजबूर करके उस मंगनी के लिए तैयार किया, लेकिन मैंने उनको बता दिया था मैं इस मंगनी के लिए राज़ी नहीं हूँ। अगर आप मुझे अपनी कसम दे रही हैं तो मैं जाऊँगा, मंगनी में बैठूँगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा
उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। और ऐसे ही हुआ कि मेरी माँ ने मुझे फोर्स किया, मुझे कस्में दी और जैसे तैसे करके मंगनी वाले दिन मुझे उस लड़की के साथ बिठा दिया। उस वक्त तो मेरी उसके साथ मंगनी हो गई, लेकिन मंगनी के बाद जब वो अपने घर गई तो अपने घर पहुंचने के बाद एकदम से उस लड़की की तबीयत खराब हुई। और ना सिर्फ तबीयत खराब हुई बल्कि देखते ही देखते एकदम से उसको फालिज का अटैक हुआ और उसका जो उल्टे हाथ वाला हिस्सा था वो मुकम्मल तौर पे नाकारा हो गया। अब जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ वैसे ही मेरी मदर को भी समझ में आ गया कि मैं उनको जो कुछ कह रहा हूँ वो हकीकत है, वो कोई मजाक नहीं है। अब सच्ची बात यह है कि जो मेरी मदर थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके डरना शुरू हो चुकी थी और उनको लगने लगा था कि अगर वो ज़बरदस्ती करेंगी या मेरी बात नहीं मानेंगी तो ये सब होगा। खैर उसके बाद जो 14वीं की रात आई तो मैं दोबारा से छत पे मौजूद था और एकदम से शिद्दत से मुझे उसकी खुशबू आने लगी। देखते ही देखते ये जो खुशबू थी ये बढ़ती चली जा रही थी और मुझे यकीन हो चला था कि किसी भी लम्हे वो मेरे सामने मौजूद होगी। और ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते एकदम से वो मेरे सामने मौजूद थी। आज सबसे पहले जब उसने मुझसे बातचीत शुरू की तो उसने मुझसे शिकवा किया। उसने कहा कि तुमने मुझसे बहुत सारे वादे कर रखे हैं, तुमने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम मेरे अलावा किसी के नहीं होगे, तो बिलाखिर ये सब क्या था जो तुमने किया। मैंने उसको बताया कि मैं वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जो मेरी माँ थी उन्होंने मुझे अपनी कसम दी, मुझे फोर्स किया और तुम तो जानती हो कि मैं मर के भी तुमसे जुदा नहीं हो सकता। खैर कुछ देर तक शिकवे शिकायत होने के बाद बिलाखिर हम दोनों के दरमियान दोबारा से प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब फजर की अजान का टाइम हो गया और फजर की अजान से कुछ मिनट पहले वो हमेशा की तरह वहाँ से गायब हो गई। अब मैं मुकम्मल तौर पे अपने आप को समझा चुका था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं रफ़ाका के अलावा किसी के साथ रहने का या शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके साथ इश्क में गिरफ्तार हूँ और हम दोनों का ये जो इश्क है वो हमें कहाँ तक लेके जाएगा और हमारा अंजाम क्या होगा। लेकिन एक बात तो तय थी कि मैं उसके बाद से अपनी माँ को क्लियरली बोलना शुरू हो चुका था कि इसके बाद किसी भी तरह अपने जहन में मेरी शादी का या मेरी मंगनी का कोई ख्याल नहीं लाइएगा। खैर इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और तकरीबन 6 महीने तक ना मेरी माँ ने, ना मेरे फादर ने, ना किसी मेरी फैमिली मेम्बर ने मुझे फोर्स किया, ना मुझे कुछ कहा। और दिन ब दिन बाहर आने वाले महीने के साथ मेरी रफ़ाका से जो मोहब्बत थी वो बढ़ती चली जा रही थी और अब ऐसा लगा था कि मैं और वो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हो चुके हैं। इसी दौरानिए में मेरी जो वालदा थीं उन्होंने चुपके से मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ आमिलों से, ख़ास तौर पे कुछ इस तरह के लोगों से राब्ता करना शुरू किया जो आम तौर पे इस तरह की मखलूक़ात को या इस तरह की चीज़ों को देखा करते हैं। मेरे इल्म में ये बात नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे इस बारे में पता चल चुका था। मेरी मदर ने एक आमिल से राब्ता किया और उस आमिल ने किसी भी बहाने से मुझसे मुलाकात की। मुझसे मुलाकात करने के बाद वो जो आमिल था उसने मेरी मदर को बताया कि आपका जो बेटा है वो एक जिनज़ादी से मोहब्बत किया करता है और वो जो जिनज़ादी है वो भी इससे बेइंतहा मोहब्बत किया करती है। बज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं
कोशिश करूँगा कि किसी भी तरह उस जिनज़ादी को अपने काबू में कर सकूं। और उसके बाद से वो जो आमिल था उसने मुसलसल कोशिशें शुरू कर दी, जबकि मुझे इस बारे में या रफ़ाक़ों को इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी। हो सकता है रफ़ाक़ा को इस बारे में पता हो और वो मुझे इस बारे में नहीं बताती हो। खैर, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 14वीं की रात थी और मैं तैयार होके उसका इंतज़ार कर रहा था। मैं वेट कर रहा था कि कब एकदम से उसकी खुशबू आए और मैं उसकी आमद का मुंतज़िर हो जाऊं। पता नहीं क्या बात थी कि 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, इसी तरह 1 घंटा गुजर गया और इंतज़ार के बावजूद भी वो जो मेरी रफ़ाक़ा थी वो न छत पे आई, न उसकी खुशबू महसूस हुई। मैं फजर तक उसका वहाँ पे इंतज़ार करता रहा और मैं बड़ा हैरान था कि हस्बे वादा आज क्यों नहीं आई है। मेरी समझ से बाहर था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने वादे तोड़ दे या मुझे अकेला छोड़ के चली जाए। पूरी रात इसी तरह गुजर गई और आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रात को नहीं आए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, इसी तरह अगला महीना आ गया और फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गुजर गए। 4 महीने हो चुके थे कि मेरे इंतज़ार करने के बावजूद भी उसने छत पे आना बंद कर दिया था और मैं बहुत परेशान था कि भला वो ऐसे कैसा कर सकती है। खैर, 4 महीने बाद मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रहा था कि इस दौरानिए में एकदम से जो मेरी मदर थी उन्होंने अपने तौर पे मेरे लिए किसी लड़की को पसंद कर लिया और ना सिर्फ पसंद किया बल्कि पसंद करने के साथ साथ मेरे और उसके निकाह की तारीख तय कर दी। मुझे एकदम से उन्होंने बताया कि आने वाले हफ्ते तुम्हारा उस लड़की के साथ निकाह है। मैंने उनको कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, जबकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं किसी और को पसंद किया करता हूँ। मेरे सवाल के जवाब में मेरी मदर कहने लगी कि तुम जो बात कर रहे हो वो हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी शादी किसी एक जिन्नी से या जिनज़ादी से हो सके। मैं बज़िद था और मैं उनको कह रहा था कि आप जो कर रही हैं ये बहुत बड़ी गलती है और उसके बाद मुझे या उस लड़की को कोई नुकसान होगा तो उसकी ज़िम्मेदार आप होंगी। वो क्योंकि मुकम्मल तौर पे उस आमिल की बातों में आ चुकी थी तो उन्होंने मेरी बात को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया। वो कहने लगी कि इंशाअल्लाह इस बार तुम्हारा निकाह उसी लड़की से होगा जिस लड़की से मैं तुम्हारा निकाह करवा रही हूँ। और फिर वैसे ही हुआ, मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई, मुझे मजबूर किया गया और मुझे कहा गया कि तुम्हें किसी भी सूरत में इस लड़की से निकाह करना है। मैं किसी भी कीमत पे राज़ी नहीं था और मुझे यकीन था कि मेरी जो रफ़ाक़ा है वो वापस आएगी और वो किसी भी सूरत में मुझे या मेरी मदर को या इस लड़की को माफ़ नहीं करेगी। खैर, जैसे तैसे निकाह का दिन आया और जैसे तैसे मुझे फोर्स करके या मुझे ब्लैकमेल करके मेरी मदर ने मुझे निकाह के लिए राज़ी किया। ऐन उस वक्त जबकि हमारा निकाह होने वाला था तो एकदम से वो जो लड़की थी उस लड़की की तबीयत ख़राब हो गई और देखते ही देखते वो सबके सामने गिर के बेहोश हो गई। अब जैसे ही वो लड़की बेहोश हुई तो उसके जो घर वाले थे वो उसको लेके अस्पताल पहुंचे और जब वो इसको लेके अस्पताल पहुंचे तो उनको पता चला कि इस लड़की को हार्ट अटैक आया है और इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही सीरियस है। अब ये देखने के बाद जो मेरी मदर थी उनको दोबारा से खौफ महसूस होना शुरू हुआ और उनको यकीन हो चला था कि अब वो जो आमिल है जिसने मुझे और रफ़ाक़ा को दूर करने की कोशिश की है उसके साथ
कुछ गलत होने वाला है। ऐसा ही हुआ कि 3 दिन के अंदर अंदर वो जो आमिल था उसकी डेथ हो गई। और जब डॉक्टर्स से कंफर्मेशन की गई तो डॉक्टर्स ने बताया इसकी जो डेथ हुई है वो इसका दिल फटने की वजह से हुई है। और आमतौर पे किसी का दिल जब फटा करता है जब वो बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी चीज़ आ गिरे। खैर, जैसे ही उस आमिल की डेथ हुई और उस लड़की को हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद से जो मेरी मदर थी वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और अब उनको लगने लगा था कि अगला नंबर उनका है। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद जो मेरी मदर थी उनकी तबीयत नॉर्मल रही। और अब के जो 14वीं की रात आई तो उस 14वीं की रात को मैं दोबारा से तैयार होके छत पे पहुंच चुका था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब वो लम्हा आए और वो हसीना, मेरा इश्क, मेरी महबूबा मेरे सामने मौजूद हो। और आज वैसा ही हुआ कि एकदम से चारों तरफ खुशबू फैलना शुरू हुई और ये उसके आने की निशानी थी। जैसे जैसे खुशबू बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे मुझे यकीन हो चला था कि किसी भी लम्हे मेरा महबूब, मेरा सब कुछ मेरे सामने आने वाला है। और ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते कुछ मिनट के अंदर मेरे सामने मेरी रफ़ाका, मेरी ज़िंदगी मौजूद थी। आज फिर से उसने मुझसे शिकवा किया, लेकिन शायद उसको पता था कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं था। और फिर दोबारा से कुछ देर तक उसने शिकायतें की और फिर से हमारे दरमियान मोहब्बत भरी बातें होने लगी। इसी तरह जैसे जैसे फजर का टाइम करीब आ रहा था वैसे वैसे उसने मुझे कहा कि फजर की अजान होने वाली है और अब मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ, अब के बार जब मैं आऊँगी तो मैं तुम्हारी मुलाकात अपने बाप से करवाऊँगी। और मुझे यकीन है कि इस बार जब तुम्हारी मुलाकात मेरे बाप से होगी तो मेरे फादर तुम्हें देखते ही पसंद कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओ। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि मेरी ये जो स्टोरी है ये आपको कैसी लगी होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद मैं उसके बाप से मिला और उसकी अगली दफ़ा मैंने उसकी मुलाकात अपनी माँ से करवाई। और आपके लिए सबसे हैरानकुन बात यह है कि आज मैं और रफ़ाका हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। हर किसी के लिए रफ़ाका को देखना या महसूस करना मुमकिन नहीं है। वो जिसको चाहती है उसके सामने नज़र आती है और वो जिसके सामने नहीं आना चाहती उसके सामने नहीं नज़र आती। मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या कमेंट करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन ये जो कहानी है ये मुकम्मल तौर पे सच्ची कहानी है। और मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस लड़की के साथ, अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी तरह रह रहा हूँ। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।